सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आ गया है जी। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन साइंस का गेस क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हर साल पूछे जाते हैं। 101% गेस होगा। जो भी क्वेश्चन कराएंगे इससे बाहर क्वेश्चन साइंस में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सकता है आप लोग क्लास 10th के लिए है जी, मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देंगे उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आप सभी के लिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग गेस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन डेली इसी तरह का हर एक सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से इतना जितना करा रहे हैं गेस क्वेश्चन उतना कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिएगा बाहर। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, बोलिए जी कि श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो पढ़िए कि देखिए आप लोग समझना है कि ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है अर्थात निकलता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास छोड़ते समय लेते हैं तो क्या लेते हैं जी, ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर छोड़ते हैं यानी ऊष्मा क्या होता है, निकलता है, तो उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है यानी निकलता है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसलिए देखिए मान के चलिए श्वसन जब छोड़ते हैं हम लोग तो क्या होता है, श्वास निकलता है यानी ऊष्मा निकलता है। तो आप सभी लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि हमेशा पूछता है लघुपथन। ठीक है, ये सभी पूछता है, VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, सामने की लघुपथन से आप क्या समझते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लघुपथन से, तो इसको पढ़िए कि जब मेन आपूर्ति लाइन से जुड़े हुए गर्म तथा ठंडा तार आपस में सट जाता है। ठीक है, सट जाते हैं जिससे परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और धारा की प्रबलता काफी बढ़ जाती है। यह होता है और परिणाम क्या होता है कि इससे जो उपकरण जुड़ा हुआ होता है वो गर्म होकर नष्ट हो जाता है। अतः इस घटना को ही लघुपथन कहा जाता है। समझिए आप लोग कैसे, तो चलिए आपको समझाते हैं क्या होता है कि जब लघुपथन होता है क्या, जब मेन लाइन होता है, आप सभी लोग को पता है कि इससे दो तार होता है, एक गर्म एक ठंडा, जिसे माइनस प्लस भी कहा जाता है। ठीक है, जब ये दोनों तार आपस में सटेगा तो क्या होगा, इससे प्रतिरोध इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर दोनों तार ये सटेगा तब प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा की प्रबलता बहुत अधिक, मतलब धारा बहुत ज़्यादा बहने लगता है जी। और जब धारा बहेगा तो उससे जो भी उपकरण लगा हुआ रहता है वो गर्म होकर क्या होता है, जल जाता है और इसी को, ठीक है, नष्ट हो जाता है और इस घटना को ही क्या कहा जाता है, तो लघुपथन कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए कि पढ़िए इसके बाद, उसके बाद आपको समझा देंगे कि ऐसा लेंस जिसका किनारा पर का भाग जो होता है और बीच का भाग मोटा होता है, ठीक है, उत्तल लेंस कहलाता है। अर्थात जिस लेंस का दोनों परावर्तक सतह उभरा होता है, अर्थात ऐसे भी उत्तल लेंस का आप लोग लिख सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। उसे उभरा, ठीक है, यानी जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे ही उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को, और इस लेंस को ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग को पता, आई होप समझ में आ गया होगा। और बोलेगा उत्तल अवतल, तो अवतल देखिए ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो आप सभी को पता है कि सोडियम क्या है, तो एक
क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि सोडियम सामान्य ताप पर नमी एवं हवा के ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम एक अभिक्रियाशील तत्व है, ये हवा के साथ आकर ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो सोडियम और ऑक्सीजन के साथ बनाकर ये क्या बनाती है, ऑक्सीजन सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण देख सकते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसलिए सोडियम केरोसिन तेल में ना तो घुलती है और ना ही अभिक्रिया करती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि सोडियम बहुत ही क्रियाशील तत्व होता है, अगर वो हवा के संपर्क में आता है तो वह जलने लगता है। ठीक है, इसलिए जले नहीं, ठीक है, इसलिए उसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में ना तो वो घुलती है और ना ही मिलती है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को देखिए मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए भी आई है आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है जी, इसको नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन VVI आया है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो पढ़ते हैं कि हमारे आमाशय में अम्ल भोजन से के साथ आए हानिकारक जो जीवाणु होता है उसको क्या करता है, तो नष्ट करता है। ठीक है, आप सभी लोग देखिए कि क्या भूमिका है कि हमारे आमाशय में जो अम्ल भोजन के साथ आया हानिकारक जीवाणु को क्या करता है जी, तो नष्ट करता है। ठीक है, और तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, देखिए हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होता है कि वो हमारे जो भोजन होता है, वो जो हानिकारक वायरस होता है, जीवाणु होता है, उसको क्या करता है, ये नष्ट करता है। तो क्या कौन नष्ट करता है, तो आमाशय में जो अम्ल होता है वो नष्ट करता है, और ये जो हमारे भोजन को है अम्लीय बनाकर ये पेप्सिन के रूप में सहायक होता है। ठीक है, और हमारे आमाशय में अम्ल के भूमिका में ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िए, मन से, और जितना हो सकता है नोट्स बनाते चलिए कॉपी में। ठीक है, कि चालक का जो प्रतिरोध होता है निम्न बातों पर, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि चालक की लंबाई होना चाहिए, चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक की प्रकृतिक पर, ठीक है, दूसरा क्या होता है उसकी प्रकृतिक पर, और तीसरा के चालक के ताप पर, और चौथा चालक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। तो आपको याद रखना, लंबाई, क्षेत्रफल, प्राकृतिक और ताप पर प्रतिरोध का निर्भर करता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध। अगर आप इसे अच्छे से पढ़कर जाते हैं तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आप सभी लोग इस बात को हमेशा अपने माइंड में सेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चनों में सिर्फ देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर बहुत ही VVI क्वेश्चन है जी, ये भी कि उदासीनीकरण क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इनके 2 उदाहरण देना है। ठीक है, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे ही क्या, ठीक है, जब अम्ल क्षार के बीच होता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब द्विविस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच होता है जी, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जब HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो NaCl और क्या बनता है जी, जल बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए HNO3 को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो KNO3 और जल बना है। तो आप सभी को, आई होप आप सभी को यह भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितना हो सकता है आप लोग माइंड में सेट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। 7 नंबर, प्रतिरोध क्या है और इसका SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, आप सभी लोग पता है। चलिए पढ़ते हैं कि चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर
जाने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी प्रतिरोध का कहने का मतलब होता है किसी चालक पदार्थ से, ये मान के चलिए चालक पदार्थ है, ठीक है, इससे विद्युत धारा को जाने का मतलब जाने नहीं देता है, ठीक है, विद्युत धारा का यह विरोध करता है प्रतिरोध, ठीक है, मतलब इससे चालक तार है ये, इससे विद्युत धारा होकर नहीं जाने पास नहीं होने देता है, उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। और इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है, आप सभी लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद करेंगे, ठीक है, कि इसका एसआई मात्रक ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इसका एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का एक सीधा साधा आप लोग लिख दीजिएगा, आपको नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, कि चालक पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ से होकर जाने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है, और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो चलिए प्यारे साथी, आप सभी लोग को यह भी क्वेश्चन डाउट से क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ठीक है, आप सभी लोग भी मैथ्स में भी पढ़े होंगे प्रतिस्थापन, विलोपन, प्रजगुणन, ठीक है, तो वही यहाँ भी है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है साथी। तो वैसी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, प्रतिस्थापन प्रक्रिया या अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है साथी। आप सभी लोग यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के परमाणु जो होता है और उसका जो यौगिक का परमाणु होता है वो क्या होता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, समूह को विस्थापित कर उनका स्थान अपने खुद ग्रहण कर लेता है, उसे ही प्रतिस्थापन। यहाँ पर देखिए CH4 को जब Cl2 यानी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है सूर्य की उपस्थिति में, तो CHCl और HCl का निर्माण करता है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखना है, ठीक है। तो आप लोग चलिए आपको बताते हैं कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण की पूर्ण प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है, ठीक है, कि क्या होता है, अयस्कों से धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है, निकाला जाता है धातु को, और उसके बाद उसको शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, उसको साफ सुथरा करके क्या मतलब याद रखिए जो हम लोग जमीन से कोड़ कर निकालते हैं धातु को, उसके बाद उसको विभिन्न चरणों में उसको शुद्धि किया जाता है उसको, और इस प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहा जाता है, ठीक है। इसके आवश्यक चरण क्या क्या है, तो अयस्क का समृद्धि, धातु ऑक्साइड में बदलना, निष्कर्षण और शुद्धिकरण, आप सभी को पता है, ठीक है। नहीं पता है नोट्स करते चलिएगा कि धातु कर्म अगर पूछेगा आपसे तो इतना लिखना है कि अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण की पूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है साथी, ठीक है। इसके विभिन्न चरण को लिखना है कि अयस्क का समृद्धि, धातु ऑक्साइड में बदलना, निष्कर्षण और शुद्धिकरण। तो चलिए आई होप आप सभी को यह भी क्वेश्चन आप डाउट से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के बीच है साथी कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है बंधु। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। डैट इज कॉल्ड, आप सभी लोग समझिए कि जब 2 या 2 से मान के चलिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया तो CO2 का निर्माण किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया, एक अलग ये है और ये कार्बन ऑक्सीजन ये अलग है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ ये जब संयोग करके एक नए पदार्थ का CO2 का निर्माण कर चुका है तो इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा साथी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक वाइज VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेली कराया जाता है। तो थैंक यू आप सभी लोग का प्यार और सपोर्ट के लिए।